ये सामाजिक बुराइयां। समाज के प्रचलित अनेक बुराइयों ने सामाजिक समस्या का रूप धारण कर विकासशील भारत के सम्मुख चुनौतियां बुराइयों का समय समय पर आकार और परिणाम बदलता रहा है। प्रमुख सामाजिक बुराइयां निम्नानुसार है, जिससे आप बहुत भली-भांति परिचित हैं और स्वतंत्रता के पश्चात चुनौतीपूर्ण मुद्राएं अपनाई हुई है। जैसा कि बाल विवाह, इसका जिक्र पिछले व्याख्यान में भी हुआ था कि बाल विवाह भारतीय समाज की एक परंपरागत बुराई नहीं, अभी भी पिछड़े इलाकों में, पिछड़े समुदायों में ये प्रथा प्रचलित है। और वर्तमान व्यवस्था में आप जानते हैं कि वर्तमान में भी भले सरकार की तरफ से बाल विवाह प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके विरुद्ध कानून भी बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज जानते हैं कि गाँव में जैसे कि आखा तीज का और बहुत सारे ऐसे साहू पे बाल विवाह, जहाँ पे लड़के और लड़की की उम्र कम होती है और वह उनको विवाह के बंधन में बांध देते हैं। जहाँ ये प्रथा अनेक सामाजिक बुराइयों को जन्म देती है, वहीं ये समाज और राष्ट्र के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। बाल विवाह का शिकार होने वाले बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध ही नहीं तो धीमा अवश्य हो जाता है एवं उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसका कारण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन तो ही है, साथ में अशिक्षा और निर्धनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। यह प्रथा आजादी के बाद से भी निरंतर बनी हुई है, इसके पूर्ण उन्मूलन में सफलता अभी भी नहीं मिल पाई है। दूसरी जो सामाजिक बुराई है वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भी एक परंपरागत सामाजिक बुराई है। प्रारंभ में ये प्रथा उच्च जातियों के उच्च कुलों, धनाढ्य परिवार में प्रचलित थी, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात दहेज प्रथा का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। परंपराएं जाति आधारित होने के साथ साथ आर्थिक आधारों पर संचालित होती है। धनाढ्य परिवार दहेज प्रथा के संचालक थे। आजादी के बाद सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय ने उच्च वर्गों की नकल में उनकी बुराइयों को अपने सामाजिक उत्थान के लिए अपनाना आरंभ कर दिया हैं। लड़के वाले लड़की वालों को रस्म का पैसा अथवा नगद का रुपया जाजम खर्च के रूप में देता था। आजादी के बाद उन्होंने इसे एक बुराई मानकर छोड़ना आरंभ किया और लड़की वाला और लड़के वालों से कुछ भी ना लेकर धन विवाह करने का गौरव प्राप्त करने लगा। धीरे धीरे सभी जातियों, सभी वर्गों ने प्रथा फैल गई। दहेज देने वाले पर आर्थिक भार तो इस समस्या का सीधा परिणाम था, किंतु इसके उपरांत ये दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, विवाह इच्छा इत्यादि अनेक समस्या पैदा करके पारिवारिक और सामाजिक तनाव को प्रोत्साहन देती है। आप इसको वर्तमान समय में इस प्रथा, ये जो कुप्रथा है हमारे समाज में, इससे परिचित है कि आज भी चाहे हम कितनी भी आधुनिकता की ओर जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे नारियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं और वास्तव में पुरुषों से आगे भी हैं महिलाएं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, ये दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसकी कुछ महिलाएं, कुछ क्या बहुत कुछ महिलाएं इसका शिकार होती है। और आए दिन आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और चैनल्स के माध्यम में देखते हैं कि एक ना एक प्रतिदिन महिला दहेज प्रथा का शिकार होती है। उससे पहले ये तो बहुत था, थोड़ा अभी कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रथा हमारे यहाँ विद्यमान है कि दहेज के पीछे एक स्त्री को जिंदा भी जला दिया जाता है या फिर इसके विवाह विच्छेद कर दिया जाता है या उसे बहुत सारे कष्ट दिए जाते हैं या नाना प्रकार के उसे ताने दिए जाते हैं, जिससे उसका मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है। और आज़ादी के बाद तो ये दहेज प्रथा में 100 गुना वृद्धि हुई है। आप इसको वर्तमान समय में देखें कि दहेज देना और लेना एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा का प्रश्न बन गया है कि उसके इतना आया तो हमारे भी इतना आना चाहिए, और ये उसको वर्ग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जहाँ मिडिल क्लास है, जहाँ मध्यम वर्ग है, इस प्रथा का वो शिकार हो रहा है। तीसरी जो सामाजिक बुराई है हमारे यहाँ पे वो है महिला उत्पीड़न। सामंती सोच ने महिला उत्पीड़नता को जन्म दिया। राजतंत्रात्मक शासन पद्धति में राजा द्वारा बहुपत्नी प्रथा की प्रथा से दिया जाना तत्कालीन व्यवस्था का मूल्य माना जाता है। राजा स्वयं अनेक
रानियां रखता था। इससे प्रभावित होकर अथवा राजा की नकल पर उनके सामंत भी बहुपत्नी प्रथा के पक्ष में थे। धनाढ़ वर्ग में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। आजादी के बाद बहुपत्नी प्रथा को एक आवश्यक सामाजिक बुराई मानते हुए गैर कानूनी करार दिया गया। इसके उपरांत भी बहुपत्नी प्रथा आजादी के बाद भी अस्तित्व में रही। सती प्रथा भी एक सामाजिक बुराई रही। कानूनी तौर पर सन 1829 में 1829 में इसे गैर कानूनी करार दिया गया। जब ये बुराई बहुत अधिक बढ़ गई थी 1829 के बाद ये समस्या धीरे धीरे कम होने लगी, किंतु अभी तक इसका पूर्ण लोप नहीं हो पाया। महिलाओं पर आज भी अनेक पाबंदियां सती सावित्री के नाम से थोप दी जाती है, जिससे महिलाओं के सहज जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं, साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र उत्थान में भूमिका गौण हो जाती है। अतः महिलाओं के प्रति पुरुष मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। महिलाएं घरेलू हिंसा का सर्वाधिक शिकार है। विधवा परित्यक्ताओं के प्रति सामाजिक सोच भी अपराधी प्रवृत्ति की है। उन्हें समाज में उचित स्थान, उचित सम्मान नहीं दिया जाता, जो सामाजिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक हिंसा जैसे छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण और हत्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त दहेज उत्पीड़न एक विकट समस्या बनकर आया है। यह अधिकतर सामाजिक बुराइयों और सामाजिक जानते हैं कि महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ किस प्रकार का जो समाज में कुछ ऐसे जो समाज विरोधी हैं या ऐसे वो हैं जिनके कारण सामाजिक सुरक्षा महिलाओं को प्राप्त नहीं है, और एक लड़की का रात्रि में जाना ये माने कि वो सुरक्षित नहीं है। और आध्यात्मिक अथवा धार्मिक दृष्टि से पितृ ऋण को मुक्ति के लिए पुत्र को जन्म देना आवश्यक माना गया। इससे लड़कियों के साथ बचपन से ही भेदभाव होने लगता है, और अब तो सीमा ही पार हो गई जब गर्भ में ही भ्रूण हत्या होने लगी। इससे आप बहुत भली भांति परिचित हैं कि आजकल ऐसी कई टेक्निकल हैं जिससे ये पता लगा दिया जाता है कि भ्रूण में लड़की है तो उसको गिरा दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही घिनौना है ये। तो ये कुछ सामाजिक बुराइयां, ये तो बहुत कम है जिसको आपके यहाँ मैंने थोड़ा सा विस्तृत में बताया है। बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि अस्पृश्यता, निर्धनता, अशिक्षा, कुछ सामाजिक बुराइयां हैं जिनसे भारत का जो विकासशील श्रेणी के जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उसके समक्ष ये ऐसी समस्याएं आ गई जो वर्तमान समय तक भी चल रही हैं। और अन्य समस्याएं मैं बताऊं मैं आपको तो जुआ है, शराबखोरी है, मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी सामाजिक बुराइयां परंपरागत रूप से चली आ रही है। ये बुराइयां आज़ादी के बाद और अधिक बढ़ी। ये बुराइयां अनेक बुराइयों और समस्या को जन्म देती है जो देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इनसे पीड़ित परिवारों की स्थिति यहाँ पर मैंने कुछ जो ये समस्याएं थी इनको बताया है, और इसमें एक जो समस्या है वो है निरसाक्षरता, अशिक्षा, जो विकासशील भारत के लिए एक सामाजिक चुनौती रही है। यदि इसे राष्ट्रीय समस्या कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। भारत की शिक्षा के महत्व को प्राचीन काल से स्वीकार किया गया। अशिक्षित व्यक्ति को पूंछ और सिंगहीन पशु की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप गौर कीजिएगा कि अशिक्षित व्यक्ति को पूंछ और सिंगहीन पशु की संज्ञा दी गई है, किंतु ये भी एक सत्य है कि समय समय पर समाज के अनेक वर्गों को जाति अथवा व्यवसाय के आधार पर शिक्षा से वंचित भी किया गया है, एवं समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वेच्छा से शिक्षा वंचित रहा है। किसी भी व्यक्ति के साक्षर और शिक्षित होने में भारी अंतर है। साक्षरता साधारण रूप में पढ़ने लिखने की योग्यता को विकसित करता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति उसे कहा जाता है जो शिक्षा के माध्यम से विशेष मानसिक और शारीरिक भौतिक कौशल प्राप्त करता है। स्वतंत्रता के पूर्व भी निरक्षरता को
विकास में बाधक माना गया है। आज़ादी के बाद 1951 के आंकड़ों को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि कुल जनसंख्या का 18.33% हिस्सा ही साक्षर है। इसमें पुरुष 27.16 एवं स्त्रियां 8.86 शिक्षित है। तो स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता बढ़ाकर निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए अनेक प्रयास आरंभ भी किए गए। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना है और जब तक उसे शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक भारत का विकासशील श्रेणी में आएगा, विकसित में नहीं। और ये समस्या बहुत बड़ी है। अभी भी इसे पूर्ण उन्मूलन के निकट भविष्य में विशेष संभावनाएं नजर नहीं आती। सरकार और समाज दोनों ही स्तरों पर कुछ कमियां व्याप्त है, इसलिए समस्या निरंतर चलती आ रही है। भारत में व्याप्त एक तो जनसंख्या, एक निर्धनता, एक बेरोजगारी इत्यादि समस्या अशिक्षा की समस्या के लिए जिम्मेदार है। अगर हम सरकारी आंकड़े अगर हमें करें तो हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन आप एक्चुअल स्थिति जानना चाहते हैं तो चाहे कितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से चली जाए लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता। जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो करता नहीं है, जिससे के कारण हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखते हैं आपके सामने कुछ छोटा सा उदाहरण दूं, जिन हम कहते हैं कि बहुत सारी योजनाएं चल रही है कि हम बच्चों शिक्षा को हम मिटा देंगे, इस कलंक को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा भीख मांगता हुआ आपको रोड पे मिल जाएगा। एक अगर आप चाहे कि उस पे जाएंगे तो एक 12 से 14 साल या 10 से 9 साल का बच्चा बर्तन मांजता हुआ, या आप उससे ये कहेंगे कि छोटू 2 कप चाय लिया, तो ये क्या है? ये अशिक्षा का ही एक प्रत्यक्ष परिणाम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निर्धनता है, वहाँ पर उनको वो नहीं मिल पा रहा है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्हें ये कार्य करना पड़ रहा है। अतः ये जो समस्या है, अगर हम सरकारी स्तर पर प्रयास करें या अन्य समस्या को इस समस्या के समाधान के लिए व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि भारत के विकास, जब भारत देश है वो स्वतंत्र हुआ तो उस विकासशील श्रेणी में जब भारत को शामिल किया गया तो उसके समक्ष अनेक चुनौतियां आई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी है, निर्धनता है, अशिक्षा है और दहेज प्रथा है, जो सामाजिक कलंक है, पर्दा प्रथा है और जो कुप्रथाएं हैं, महिला उत्पीड़न है, दहेज प्रथा है और भी जो समस्याएं हैं समाज में विद्यमान हैं, इन समस्याओं के बारे में मैंने आपको बताया कि ये किस प्रकार से भारत के विकासशील उसमें बहुत बाधक है और इन समस्याओं को दूर भी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण सफलता अभी भी बाकी है। पूर्ण सफलता जब मिलेगी जब हम सब इसके लिए जागरूक होंगे। धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्याख्यान के माध्यम से हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं और विकासशील भारत के समक्ष जो अनेक समस्या हैं उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।